बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदा साहित्य मंथन के लिए पूरी टीम को, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। यहाँ आए सब जितने भी बहन भाई सबको मैं प्रणाम करता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। मेरे गांव में आईएएस भी थे, डॉक्टर भी थे, वकील भी थे, सब लोग थे, केवल इंजीनियर नहीं था कोई। तो पिताजी ने बोला इंजीनियरिंग करना है, तो मैंने इंजीनियरिंग कर लिया। इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद मैं सबसे बड़ा था तो घर परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी, तो मैंने जॉब भी ज्वाइन कर लिया। कानपुर में एलमल वेस्पा की स्कूटर बनती थी, पहले वहां गया, उसके बाद गुड़गांव गया हीरो में, हीरो के बाद फिर मारुति गया। लेकिन कहीं न कहीं कुछ मन में अलग चल रही थी कि मां भारती की सेवा कैसे करें। मेरा यह मानना है कि मानव निर्मित सभी समस्याओं का समाधान मानव को ही करना है, और हम दैवीय समस्याओं से परेशान नहीं है। हम भूकंप, बाढ़, सुनामी, गर्मी, इससे परेशान नहीं है। हम परेशान हैं मानव निर्मित समस्याओं से, जो इंसान के द्वारा शुरू की गई, चाहे घूसखोरी हो, कमीशनखोरी हो, जमाखोरी हो, मिलावटखोरी हो, कालाबाजारी हो, नशा तस्करी हो, मानव तस्करी हो, आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, कट्टरवाद हो, जिहाद हो, मजहबीनवाद हो, पत्थरबाजी हो, नक्सलवाद हो, माओवाद हो, या हल्द्वानी जैसी घटना हो, या बंगाल में संदेशखाली जैसी घटना हो, ये सब मानव की निर्मित समस्याएं हैं, और इन सभी समस्याओं का समाधान है। समाधान दो जगह से निकल सकता है, एक संसद से, एक सुप्रीम कोर्ट से। संसद में पहुंच पाना, मुझे लग रहा था शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया। फिर मैंने लॉ किया। संयोग से मेरी पत्नी की अध्यापिका की जॉब लग गई, तो जब उनकी जैसे ही जॉब लग गई, मैंने नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग गया, और तब से जनहित याचिकाएं करता हूं। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहता हूं, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में रहता हूं। अब यही दिनचर्या हमारी हो गई है। तो मैंने आपके बारे में पता किया है, मुझे पता लगा कि 160 से ज्यादा जनहित याचिकाएं आप अभी तक लगा के समाज परिवर्तन का कार्य कर चुके हैं। पिछले वर्ष आपने लगभग 200 से ज्यादा सभाएं जन जागरण के लिए, न्याय क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में करने के लिए 200 से ज्यादा सभाएं आपने करी। अब मैं अपने विषय में प्रवेश करता हूं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आए मिलकर विचारें इस प्रश्न पर हम सभी। इस 3 पंक्तियों के साथ मैं अपनी भारतीय न्याय का पालिका में 100 की अवधारणा, इस विषय में प्रवेश करते हुए वैसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछूंगा कि हमारे भारत 47वें देश हुआ आजाद है, 1857 के बाद हमारे देश में पहली बार कोई कानून आया, या हमारे देश की हजारों लाखों सालों की परंपरा चली आ रही है, और उस परंपरा के अंदर न्याय विधान, दंड विधान भी भारत में था, या अभी अभी आया? इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं। पूरी दुनिया में जब लोग जाहिल थे, उस समय हमारे पास नालंदा और तक्षशिला था। पूरी दुनिया के राजकुमार नालंदा और तक्षशिला में पढ़ने आते थे, और एक समय ऐसा भी था कि अगर आपको राजा का मंत्री बनना है तो आपको नालंदा या तक्षशिला से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस से और इकोनॉमिक्स में। चाणक्य पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते थे। तो ये हमारी स्थिति थी। जहां तक न्यायिक व्यवस्था की बात है, आपने रानी अहिल्याबाई के न्याय व्यवस्था सुना है, उसके थोड़ा देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत शानदार न्याय व्यवस्था स्थापित किया था। उसके पहले चाणक्य ने न्याय व्यवस्था स्थापित किया था, और न्याय व्यवस्था तो महाभारत काल में भी थी। विदुर नीति आप पढ़िए तो आपको स्पष्ट होता है कि हमारे पास क्या शानदार न्यायिक व्यवस्था थी। दुर्भाग्यवश हमने जो न्यायिक व्यवस्था लिया, वो गुलामी की जो न्यायिक व्यवस्था थी, इसको कंटिन्यू किया। आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखें तो केवल गुलामी के नाम चल रहे हैं या गुलामी के निशान चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। गुलामी की परंपरा भी चल रही है, गुलामी की न्याय व्यवस्था भी चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था भी चल रही है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था भी चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। इवन जज का जो ड्रेस है, जजेज जो ड्रेस पहनते हैं वो भी गुलामी वाला है। हम लोग वकील जो ड्रेस पहनते हैं वो भी गुलामी वाला है। इवन नाम
पुलिस स्टेशन, क्या मतलब पुलिस स्टेशन का? अरे भैया, उसको आप प्राथमिक सुरक्षा केंद्र कहो, समझ में आता है। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसी के तर्ज पे एक प्राथमिक सुरक्षा केंद्र हो, समझ में आता है। जैसे स्कूलों में हम शिक्षा मित्र अपॉइंट करते हैं, योग मित्र अपॉइंट करते हैं, ऐसे वहां सुरक्षा मित्र हो तो समझ में आता है। लेकिन हमने उसको हवलदार नाम दे दिया। ये हवलदार, पेशकार, तहसीलदार, थानेदार, क्या मतलब क्या है ऐसे शब्दों से? तो वास्तव में हमने पिछले 75 वर्षों में बाकी सभी क्षेत्रों में बहुत कार्य किया। हाईवे बनाए, एयरपोर्ट बनाए, शॉपिंग मॉल बनाए, मंगल, चंद्रमा, सब कुछ किया। लेकिन शिक्षा व्यवस्था का भारतीकरण नहीं किया, और न्याय व्यवस्था का भारतीकरण नहीं किया, और प्रशासनिक व्यवस्था का भारतीकरण नहीं किया। तो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, सुप्रीम कोर्ट में 15 मई से लेके पूरी जून छुट्टी हो जाती, 1.5 महीने की। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के यहां गर्मी लगती थी, तो अंग्रेज मई जून में भाग जाते थे इंग्लैंड। वो छुट्टी वाला सिस्टम आज भी चल रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर में छुट्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को क्रिसमस मनाने जाना होता था। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के जज क्रिसमस नहीं मनाते, लेकिन छुट्टी वही चल रही है, अंग्रेजों वाली चल रही है, व्यवस्था वही चल रही है, एविडेंस सिस्टम वही चल रहा है। कोर्ट में बैठे बैठे सारे सबूत आप आके ला के दो। क्यों भाई? पहले हमारे यहां जस्टिस सिस्टम था, 5 पंच बैठते थे, पंच परमेश्वर जिसको कहते थे। विवाद आया, भाई इन्होंने हमारे खेत पे कब्जा कर लिया, उन्होंने बोला नहीं, हमारे खेत का पेड़ काट लिया। वो 5 पंच उठ के चले गए और जाके देख लिया कि वास्तव में पेड़ काटा है कि नहीं काटा, मेड़ जोता कि नहीं जोता। वहीं देखे देखे फैसला दे दिए। जिन मुकदमों का फैसला हमारे यहां 5वीं पास 5 लोग करते थे एक दिन के अंदर, ध्यान से समझिए, 5वीं पास लोग, उस जमाने में 5वीं पास ही होते थे, और एक दिन के अंदर करते थे। उन मुकदमों का फैसला आज की डेट में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए जज 50 साल में करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलता है, फिर हाई कोर्ट चलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट चलता है। जिस पारिवारिक समस्या का, फैमिली मैटर का, विवाद का समाधान मामा, मौसा, चाचा ये बैठ के 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कर लेते थे, वो परिवार का विवाद 20-20 साल चलता है, 25-25 साल चलता है। मैं तो ऐसे जाता हूं जहां डिवोर्स केस 30 साल के बाद फाइनल हुआ है। अब सोच लिए 30 साल के बाद अगर डिवोर्स हुआ है, न वो महिला शादी के लायक बची, न पुरुष शादी के लायक बचा, दो की दोनों जनरेशन खत्म हो गई कोर्ट में लड़ते लड़ते। ऐसी न्यायिक व्यवस्था का क्या फायदा? मैं तीसरा उदाहरण आपको देता हूं। इस समय मैं भोजशाला में बैठा हुआ हूं। आज मैंने सरस्वती जी का मंदिर देखा, विजय मंदिर जाके देखा। जो जज साहब ये भोजशाला का मुकदमा सुन रहे, एक बार वो परिवार के साथ आके भोजशाला का दर्शन कर ले और विजय मंदिर का दर्शन कर ले, और अपना दिमाग न लगाएं। अपने बच्चों से पूछो, बच्चों से अगर पूछें कि बेटा ये बता, ये मंदिर है कि मस्जिद, तो जज साहब का बेटा भी बता देगा या बेटी भी बता देगी जो 10 साल की होगी कि नहीं पापा ये मंदिर है। लेकिन चूंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था है नहीं, न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है, तो यह मुकदमा पहले आपकी भोजशाला की कोर्ट में चलेगा 20-25 साल, फिर आपके इंदौर हाई कोर्ट में चलेगा 25 साल, फिर उठ के जाएगा सुप्रीम कोर्ट 25 साल। तो जिस विवाद का समाधान हफ्ते भर के अंदर हो सकता है, महीने भर के अंदर हो सकता है, साल भर के अंदर हो सकता है, वो विवाद 50 साल चलेगा। अब 50 साल चलेगा तो 50 साल अशांति रहेगी दो समुदायों के बीच में। भाई अयोध्या का विवाद का समाधान हो गया तो चलो, हालांकि कुछ लोग तभी भी अशांत हैं, लेकिन काफी तो शांति आ गई ना। ऐसे भोजशाला का समाधान हो जाए तो शांति आ जाएगी। न्यायिक व्यवस्था जितनी स्पष्ट होती है, जितनी फास्ट होती है, जहां जल्दी फैसले होते हैं, वहां देश का विकास होता है, समाज में वैमनस्य खत्म होता है। यह न्यायिक व्यवस्था हमारी चूंकि गुलामी वाली चल रही है, इसमें हमारा कुछ है नहीं। सारे नियम भी वही हैं पुराने गुलामी के, कानून भी वही है, व्यवस्था भी यही है। अब चूंकि नियम कानून व्यवस्था पुरानी है, जो नाम है हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, कलेक्टर, वही सब कुछ चल रहा है, तो सोच भी वही चल रही है। अब सोच भी वही चल रही है तो न्याय नहीं हो रहा है। वो कुर्सी पे बैठ गए तो उनको लगता है कि नहीं, सारा एविडेंस, सारा विटनेस हमारे सामने आना चाहिए। मैं नहीं जा सकता जाके वहां मौका वारदात पे जाके देख लूं वास्तव में चल क्या रहा है वहां पे।
तो इसलिए मेरा यह मानना है कि ये जो न्यायिक व्यवस्था है, ये पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत है। हमारी न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण करने की जरूरत है। और अगर आप देखिए आज भारत में जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के लिए भारत की न्यायिक व्यवस्था जिम्मेदार है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ दिल्ली में। अगर 1984 में सिख नरसंहार करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई होती, आजीवन कारावास फांसी हुआ होता, उनकी सिटीजनशिप खत्म हुई होती, नागरिकता खत्म हुई होती, तो 2020 में दोबारा दिल्ली में दंगा नहीं होता। बंगाल में अभी संदेश खाली में कुछ गुंडे बदमाश आते हैं, बहन बेटियों को शाम को ले जाते हैं। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, सुबह छोड़ के आते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ। अगर इसके पहले जिन लोगों ने बहन बेटियों के साथ ऐसी हरकत किया था, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होती, उनकी सिटीजनशिप खत्म होती, उनको आजीवन कारावास फांसी होता, और साल भर के अंदर तो दोबारा ये संदेश खाली में ऐसी किसी की जरूरत पड़ती क्या? नहीं। किसी व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो हिंदुस्तान से, हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। अगर हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी होती, उसको साल भर के अंदर 20 से 50 साल सजा मिली होती। दोबारा कोई नेता ऐसी हरकत करता क्या कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हिंदुस्तान खत्म कर दो? अगर भारत में घूसखोरी है तो इसलिए है कि घूसखोरों को सजा नहीं मिलती, और जो थोड़ी बहुत सजा मिलती है वो 20 से 40 साल के बाद मिलती है। अगर भारत में जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, उसका मूल कारण है एक तो सजा, कानून घटिया है, सजा बहुत कम है, और जो मिलती भी है सजा वो 25-50 साल के बाद मिलती है। तब तक आधे गवाह खत्म हो चुके होते हैं या आधे गवाह बिक चुके होते हैं। हमारी पूरी की पूरी जनरेशन नशे से बर्बाद हो रही है। हमारी युवा पीढ़ी चरस, गांजा, अफीम से बर्बाद हो रही है। स्कूल कॉलेज में ड्रग स्मगलर्स ने अपना नेटवर्क फैला लिया। अगर 2-4 ड्रग स्मगलर्स को आजीवन कारावास फांसी हुआ होता, आजीवन कारावास हुआ होता, तो याद करिए ऐसा ये जो नशे का कारोबार दिख रहा है आपको दिखता नहीं। आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर में एक आदमी 900 ग्राम गांजा लेके घूम रहा था कॉलेज के पास, सीधे उठा के फांसी दे दिया। अब दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके घूमेगा क्या? लेकिन आपके धार में भी ड्रग स्मगलिंग हो रही है, आपके इंदौर में भी हो रही है, आपके भोपाल में भी हो रही है, आपके उज्जैन में भी हो रही है, आपके यूपी में भी हो रही है, बिहार में। और क्यों? क्योंकि एक तो कानून कमजोर, और ऊपर से न्यायिक व्यवस्था ऐसी कि पहले 20 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट में चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, चलता जाएगा। 1990 में जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया था, जिनके कारण हिंदुओं का पलायन हुआ, आज तक किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा। भाई भोजन करके आए हो, नींद आ रही होगी, थोड़ा हमारे साथ बोलते रहो। 1990 में कश्मीर में नरसंहार करने वालों को किसी आजीवन कारावास फांसी हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर हो गया होता ना, तो उसके बाद 1990 के बाद वहां आतंकवाद ठंडा हो गया होता। और घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था का दुष्परिणाम आपको बताता हूं। एक धारा खराब थी कश्मीर में, क्या थी वो? 370। 370 खत्म करने के बाद कश्मीर बदला कि नहीं? बदला कि नहीं बदला? ऐसे 370 जैसी 50 और घटिया धाराएं भारत में चल रही हैं। अगर हम भारत को वास्तव में समृद्ध बनाना चाहते हैं, सशक्त बनाना चाहते हैं, समावेशी बनाना चाहते हैं, सांस्कृतिक बनाना चाहते हैं, तो तत्काल हमें जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। आए दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज होता है, और हाई कोर्ट उस फैसले को पलट देती है, और कई बार हाई कोर्ट के जज ऑब्जर्व भी करते हैं यह फैसला गलत है। अब वो फैसला लिखा गया या तो पैसे के दम पे लिखा गया, या तो जज अनाड़ी है, या तो जज बिक गया। अब आपने ये तो सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने पलट दिया। आपने कभी यह सुना कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट जज को सस्पेंड कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया? सुना क्या? सुना आपने? अरे अगर कोई जज बार बार फैसला गलत लिख रहा है तो उसको रखने की क्या जरूरत है? या तो इनकम्पिटेंट है, या तो वो बिका हुआ है। तो ना हमें बिका हुआ जज चाहिए, ना हमें अनाड़ी जज चाहिए। लेकिन नहीं, जज हो गए, अब तो रिटायर होने के बाद ही जाएंगे।
इसका मतलब कि पूरी पूरी नौकरी के दौरान वो 150 लोगों को या तो अंदर कर देंगे या बाहर कर देंगे। तो ये जो व्यवस्था चल रही है, जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और दुनिया भर की चर्चा होती है, लेकिन जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करने पे आज तक कभी चर्चा ही नहीं होती। डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि विवादों का समाधान शीघ्र हो, जल्दी हो, जस्टिस विद इन ईयर हो, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो, और यह संभव है। दुनिया के कई देशों में जस्टिस विद इन ईयर होता है, और जहां जस्टिस विद इन ईयर होता है वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। 50 साल के पहले सिंगापुर कुछ नहीं था। सिंगापुर कुछ नहीं था 50 साल के पहले। उसने नियम कानून कठोर बनाए, जुडिशियल सिस्टम बहुत फास्ट बनाया, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, 50 साल के अंदर डेवलप कर गया। 50 साल पहले दुबई में कुछ नहीं था, रेगिस्तान था। आज दुबई सबसे बड़ा डेस्टिनेशन हो गया है, कारपोरेट के लिए भी, घूमने टहलने वालों के लिए भी। 50 साल पहले जापान कुछ नहीं था, आज देखिए डेवलप कर गया। इसलिए मेरा यह मानना है कि सरकार को जो सबसे पहला काम करना चाहिए, और सरकार से ज्यादा यह जुडिशरी का काम है। सरकार का इसमें कम रोल यह है क्योंकि संविधान में काम का बंटवारा है। संविधान ने बोला भाई तीनों इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो यह जुडिशरी का काम है। जुडिशरी का मतलब यह सुप्रीम कोर्ट का काम है, और सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम है। यह उनका धर्म है, यह उनकी ड्यूटी है, यह उनका कर्तव्य है कि कैसे हम गुलामी की व्यवस्था को खत्म करें, कैसे हम गुलामी की सोच को खत्म करें, कैसे हम गुलामी की छुट्टी व्यवस्था को खत्म करें, कैसे हम गुलामी की जो जुडिशियल प्रोसीजर है उसको खत्म करें, और जस्टिस सिस्टम का भारतीयकरण करें। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो सकता है, जल्दी हो सकता है। और एक बात जरूर मैं आज यहां धार की पवित्र भूमि से, जहां माता सरस्वती रहती, वहां से कहता हूं, यह बड़ा उपयुक्त समय है जहां हमारे पास जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जैसे मेहनती, ईमानदार, डेडिकेटेड, डिटरमाइंड, डिवोटेड जज हैं। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे मेहनती, ईमानदार, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री हैं। कायदे से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक साथ बैठना चाहिए, और बैठ के भारत में लोगों को 1 साल के अंदर न्याय कैसे मिले इस पे चर्चा करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारी सजेशन ले लो। हमारे जैसे भारत में हजारों लोग हैं। भारत में हजारों की संख्या में एडवोकेट जनरल हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, प्रोफेसर्स हैं लॉ कॉलेज के वाइस चांसलर हैं। 1700 हमारे पास लॉ कॉलेज हैं। एक बार इस पे कम से कम पब्लिक डिबेट भारत के सभी 1700 लॉ कॉलेज में किया जाए कि भाई जस्टिस विद इन ईयर कैसे होगा और न्यायपालिका का भारतीयकरण कैसे होगा, और सारे जजेस अपनी अपनी ओपिनियन दे, तो इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। सुप्रीम कोर्ट के पास खुद इनहेरेंट पावर है आर्टिकल 142 में कि वो जहां नियम कानून ना हो, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ओपिनियन ले सकता है, हाई कोर्ट के ओपिनियन ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जो बार है उनके ओपिनियन ले सकता है। पूरे देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बार है, हाई कोर्ट की अपनी बार है, वहां से ओपिनियन ले सकता है। सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जुडिशियल सिस्टम पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जैसे हमारी न्यायिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम न्यायिक व्यवस्था मानी जाती थी, पहले हमारे न्यायिक व्यवस्था की पूरी दुनिया में चर्चा होती थी। आज की डेट में हम दुर्भाग्यवश फैसला लिखवाते समय देखते हैं कि अमेरिका में कौन सा जजमेंट है या ब्रिटेन में कौन सा जजमेंट है। वो सिस्टम बदलने का समय आ गया है, और इस न्यायिक व्यवस्था को फिर से इसका भारतीयकरण करने का समय आ गया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बातें कही, पर इसमें एक बात और आती है इस विषय में, अगर हम और गहराई में जाएंगे तो ये तो आपने बड़े अच्छे से समझाया कि ये हमारे पास हजारों सालों पहले से न्याय व्यवस्था थी जो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, और इस व्यवस्था को अभी परिवर्तन करने की, बदलने की आवश्यकता है। लेकिन बीच में एक प्रश्न आता है कि ये व्यवस्था आई किस परिस्थितियों में गई। 1857 के पहले इस देश में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था,
या जो आईपीसी, सीआरपीसी अभी के जो वर्तमान लॉ है वो 1857 के बाद आए, तो किन परिस्थितियों में ये जो वर्तमान न्याय प्रणाली, वर्तमान कानून है, ये हमारे देश के अंदर लागू किए गए? देखिए, आप सब लोगों ने मैकाले का नाम सुना होगा ना। मैकाले वकील नहीं था, ना मैकाले जज था। एक्चुअली मैकाले एजुकेशनिस्ट था, और वो 1835 में यहां आया था, यहां के शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए। अंग्रेजों ने उसको इसी काम के लिए भेजा था कि जाओ, भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी समृद्ध है, उसको चेंज करो और वहां कॉन्वेंट सिस्टम लागू करो, वहां की संस्कृति भाषा को खत्म करो, वहां अंग्रेजी को इंट्रोड्यूस करो। इस काम के लिए आया हो। 1835 से आया और लगातार यहां भारत में रह रहा था, रिसर्च कर रहा था, गुरुकुलों को डोमिनेट करके कॉन्वेंट स्कूल खुलवा रहा था, ये सारा काम कर रहा था। इसी बीच 1857 में मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। मंगल पांडे जी ने जो क्रांति किया वो पूरे भारत में फैल गई। और आपको जान के यह भी आश्चर्य होगा कि मंगल पांडे जी की क्रांति को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान मठ मंदिरों का था। जैसे रिले रेस नहीं होती, एक व्यक्ति आपकी छड़ी यहां से वहां पहुंचाता, दूसरा वहां से वहां पहुंचाता, तीसरा वहां से वहां पहुंचाता, सेम सिस्टम उस समय हुआ था। मठ मंदिरों ने 15 दिन के अंदर मंगल पांडे की क्रांति को उधर लाहौर पहुंचा दिया, इधर कन्याकुमारी पहुंचा दिया, इधर भुज पहुंचा दिया, इधर आपके चटगांव पहुंचा दिया, ढाका तक पहुंचा दिया। उस मंगल पांडे जी की क्रांति से घबरा के अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि अब इनको कानून बना के गुलाम बनाना पड़ेगा। अब ये लाठी डंडे के बल पे दम पे हम इनको गुलाम नहीं बना पाएंगे। मैकाले ने जो चिट्ठी लिखी, सजेशन ये दिया कि साहब ऐसा है, यहां के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड लोग हैं, इसलिए बेटर ये होगा कानून बनाया जाए, कानून बना के इनको गुलाम बना लिया जाए। भारत में एक लॉ कमीशन बनाया गया, वो लॉ कमीशन आज भी चलता है, और लॉ कमीशन का पहला चेयरमैन मैकाले को बनाया गया। मैकाले ने 1857 से कानून लिखना शुरू किया। 3 साल की मेहनत के बाद जो पहला कानून लिखा उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो पहली बार आजादी के 75 साल के बाद वो इंडियन पिनल कोड बदल के एक नया कानून आ रहा है। नहीं, अभी तक वही चल रहा था। इंडियन पिनल कोड बन गया तो उन्होंने सोचा कि जी भाई कानून तो बन गया, इसको मारे, इनको लाठियों से पीटेगा कौन। अगला कानून उन्होंने 1861 में बनाया, पुलिस एक्ट, और भारत में पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। आज भी पुलिस उसी 1861 वाले पुलिस एक्ट से चलती है। फिर उनकी नजर पड़ी साउथ के मठ मंदिरों पे कि नॉर्थ इंडिया के मठ मंदिर लूटे जा चुके थे, तोड़े जा चुके थे, काशी मथुरा सब लूटा जा चुका था, आपका ये भोजशाला लूटा जा चुका था। दक्षिण भारत के मठ मंदिर बचे हुए थे, तो उन्होंने तीसरा कानून बनाया 1863 में, इसको एंडाउमेंट एक्ट कहते हैं, और तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु के मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर एविडेंस एक्ट बना दिया, कोर्ट बना दिया। नतीजा ये, कानून भी उनका, पुलिस भी उनकी, जज भी उनके, प्रोसीजर भी उनका, और धड़ाधड़ यहां के लोगों को सजा देना शुरू कर दिया। अगर ये अंग्रेजी कानून अच्छे होते जो आज तक चल रहे हैं, तो कम से कम किसी एक अंग्रेज को सजा मिलनी चाहिए थी। अल्टीमेटली यहां पे टॉर्चर करने वाले कौन थे? जोर से बोलिए जरा। अंग्रेज। पीड़ित कौन थे? भारतीय। सजा किसको हो रही थी? तो कानून अच्छा है क्या? सीधी सी बात है। इसका लिटमस मतलब ये तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। वो 1861 का पुलिस एक्ट है जिसके कारण बंगाल में, संदेश खाली में शाम को गुंडे उठाते हैं बहन बेटियों को, सुबह पहुंचाते हैं, और एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। चूंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, तो पुलिस के नेचर में इतना बदलाव आया कि जो पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, अब वो सत्ता के इशारे पे नाचती है। पहले अंग्रेजों के इशारे पे काम करती थी, अब जो रूलिंग पार्टी है उनके इशारे पे काम करती है। इसमें पुलिस की भी कोई गलती नहीं है। हम लोग पुलिस को दुश्मन समझ लेते हैं। अरे भैया, वो भी इंसान है, हमारे आपके भाई, हमारे आपके चाचा, हमारे आपके परिवार के लोग हैं। अगर वो ना माने तो रात को 12 बजे उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रात को 12 बजे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये पुलिस वाले भी तो अल्टीमेटली बाल बच्चे वाले, उनको अपनी नौकरी करनी है। नौकरी करनी है तो जो सत्ता कहेगी उसके इशारे पे चलना है। जिसको मन करेगा एफआईआर करना, जिसको मन करेगा एफआईआर नहीं करना, जिसको मन करेगा देशद्रोह की धारा लगा देना,
नहीं तो सिंपल एफआईआर भी नहीं करना। एक बिहार का एक मनीष कश्यप के बारे में आपने देखा ही था किस तरीके से देशद्रोह की धारा लगाई जा रही थी, एनएसए लगा दिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया था। तो ये पूरा का पूरा जो पुलिस सिस्टम है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और जुडिशियल सिस्टम, ये अंग्रेजों ने भारत पर रूल करने के लिए बनाया था, भारत के लोगों को न्याय देने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया था। हमें गलतफहमी निकाल देना चाहिए कि ये पुलिस एक्ट, जो पुलिस सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये हमारे लिए बना ना, ये केवल और केवल यहां लूटने, बांटने, रूल करने के लिए बनाया गया था। दुर्भाग्यवश वो चूंकि व्यवस्था चलती रही तो उसका फायदा हमारे बाद वाले अंग्रेजों ने उठाया और लूटते रहे, बांटते रहे, तोड़ते रहे, डिवाइड करते रहे, जातियों के आधार पर बांटते रहे, भाषा के आधार पर बांटते रहे, क्षेत्र के आधार पर बांटते रहे और 2G घोटाला करते रहे, कोयला घोटाला करते रहे, आदर्श घोटाला करते रहे, पता नहीं कितने तेल घोटाला, आटा घोटाला, मसाला घोटाला, चक्की घोटाला, अगस्ता घोटाला, मिसाइल घोटाला, भगवान जाने कितने कितने घोटाले करते रहे। और यह कानून अगर अच्छा होता तो किसी भ्रष्टाचारी को सजा मिलनी चाहिए थी। आज तक मिली क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, आज तक किसी व्यक्ति की भारत में नागरिकता गई क्या? किसी गद्दार की नागरिकता गई, किसी जासूस की नागरिकता गई, किसी बलात्कारी की नागरिकता गई, किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता गई, किसी आतंकवादी की नागरिकता गई, किसी अलगाववादी की नागरिकता गई, किसी माओवादी की नागरिकता गई, किसी नक्सली की नागरिकता गई, किसी जिहादी की नागरिकता गई या किसी पत्थरबाज की नागरिकता गई? किसी की गई क्या? नहीं। एक चीज याद रखिए, आपका कमांडो बहुत अच्छा हो लेकिन उसकी बंदूक घटिया हो तो वो बॉर्डर पर रक्षा कर सकता है क्या? डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक कर सकता है क्या? ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? मिस्त्री बहुत अच्छा हो, सीमेंट बालू घटिया हो, घर सुरक्षित हो सकता है क्या? ऐसे शासक बहुत अच्छा हो लेकिन पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था घटिया हो तो देश का कल्याण नहीं हो सकता। और मेरा यह मानना है, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने में कोई लागत भी नहीं आएगी। आशा करता हूं बहुत जल्दी इस पे काम होगा। काम शुरू हो चुका है। 1,500 अंग्रेजी कानून पिछले 10 साल में हटाए गए हैं, इस बात की मुझे संतुष्टि है। 1,500। उसके पहले 2014 के पहले 2050 से 2014 तक 150 कानून हटाए गए थे, मात्र 130 या 32 कानून हटाए गए थे और 2014 से 2024 के बीच में 1,500 कानून हटाए गए। इसलिए अब हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बाकी भी खत्म हो जाएगा। उसे भी 222 कानून अभी बचे हुए अंग्रेजों के, वो चल रहे हैं। 222 कानून अभी भी चल रहे हैं और हमें भरोसा है कि शायद अगले 1-2 साल के अंदर वो भी बदल जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो आपने बड़े अच्छे से सबको समझाई कि हमारी एक उन्नत न्याय व्यवस्था थी और ये जो न्याय व्यवस्था आई, ये हमारा शोषण करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए न्याय व्यवस्था लाई गई थी, जिसको हम आज भी ढो रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अब आगे क्या? आपने बोला परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन कैसे हो सकता है? उस परिवर्तन का स्वरूप क्या हो सकता है? आपका एक, मैं जब पढ़ रहा था तो पता लगा आपका एक विषय पे आप काम कर रहे हैं कि जस्टिस विद इन अ ईयर। तो ये जस्टिस विद इन अ ईयर क्या है? ये कैसे हम इसको हमारे देश के अंदर ला सकते हैं और ये कैसे हमारे न्याय व्यवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं? जस्टिस विद इन ईयर कैसे आएगा और जस्टिस विद इन ईयर का लाभ क्या होगा, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। आएगा कैसे, पहले मैं वो आपको बताता हूं। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हो? हाथ उठाओ जरा। सब लोग यूज करते हैं। एक काम करो, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लो और रोज लिखना शुरू करो, हमें जस्टिस विद इन ईयर चाहिए। लिखना शुरू करो। क्या क्या फायदे होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं, इसको भी लिख देना। आपको डिमांड करनी पड़ेगी। याद रखिए, राजतंत्र में यथो राजा तथो प्रजा, जैसा राजा होती है वैसी प्रजा होती है, लेकिन लोकतंत्र में इसका उल्टा होता है, यथो प्रजा तथो राजा। जब प्रजा नहीं मतलब पब्लिक, अब राजा प्रजा का सिस्टम खत्म हो गया। आप जो डिमांड करोगे वो सब पूरा होगा, लेकिन डिमांड कैसे फैलाई जाए? भाई एक तरीका तो सड़क जाम कर लो, हाईवे पे बैठ जाओ। अभी दिल्ली में हाईवे जाम हो रखा है, हम लोगों का आना जाना मुश्किल हो रखा है, आपने देखा ही होगा।
दूसरा तरीका यह है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। आपको जो विषय बना ठीक लगता है उसको फेसबुक पे लिखना शुरू करो, अपने वीडियो बना के डालो। अपने वीडियो नहीं बनाना चाहते हो, जिसका वीडियो अच्छा लगता है उसका वीडियो डाल दो। हमारा वीडियो ठीक लगता है, हमारा वीडियो अपने फेसबुक पे डाल दो, कुछ उस पर लिख के डालो। कम से कम पता, समाज को पता होना चाहिए कि डिमांड क्या आ रही है। मैंने फेसबुक का नाम इसलिए लिया क्योंकि ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाना ही आपके हाथ में है। दूसरा, मैंने फेसबुक का नाम इसलिए लिया कि भारत में ट्विटर केवल 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, लेकिन फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। तो मेरा पहला आग्रह यह है, फेसबुक पे जाति, भाषा, क्षेत्र मत देखिए, सबको दोस्त बनाइए और फेसबुक का उपयोग राष्ट्रहित के लिए करिए। फेसबुक का उपयोग पुलिस रिफॉर्म के लिए करिए, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए करिए, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए करिए। आपके मन में जो कुछ आता है, आपके आसपास जो समस्या है, उसका मूल कारण अस्थायी समाधान लिखने के लिए करिए। क्योंकि अखबारों में आपको समस्या मिलेगी, अखबार में समस्या छपती है, समाधान, जोर से बोलिए जरा, समस्या छपती है। ये टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक जितने न्यूज चैनल हैं, यहां समस्या पे चर्चा होती है, समाधान पे समस्या। आप कोई सा चैनल खोल लीजिए, शाम को 5 से लेकर रात 10 बजे तक केवल और केवल समस्या पे चर्चा होती रहेगी। समस्या पे तू न मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी चलेगी। आपका 40 मिनट का पूरा शो खत्म, चला जाएगा, आपको समाधान नहीं मिलेगा। आप बस यही सोचते रहोगे ये वाला ठीक कह रहा है कि वो वाला ठीक कह रहा है, लेकिन उसमें से दोनों आपको समाधान दे के नहीं जाएंगे, दोनों आपको समस्या बता के जाएंगे। समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया का यूज शुरू किए हैं, खासतौर फेसबुक का, वो समय आ गया है कि फेसबुक पे लिखी हुई बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। तो इसको आप शुरू करिए। अब आया बात कि जस्टिस विद इन ईयर का मतलब क्या है। जस्टिस विद इन ईयर का मेरा जो अपना मानना है, 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो और 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला है। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब यह है, एफआईआर विद इन आवर, इन्वेस्टिगेशन विद इन मंथ एंड जजमेंट विद इन ईयर। यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आईटी सिस्टम आ चुका है। भाई, वो पुराने वाले हवलदार को एफआईआर नहीं लिखना आता तो कोई बात नहीं, हर इतने सारे बीसीए एमसीए वाले लोग अपने पास है ना, हर थाने में 2-2 आदमी बैठा दो, क्या दिक्कत है? कांटेक्ट में बैठा दो, एफआईआर तो लिखवाना है, वो लिखते रहेंगे एफआईआर। अगर कॉल सेंटर से विदेशी कंपनियां अमेरिका में कॉल सेंटर खोल के पूरे देश को कंट्रोल चला सकती हैं, तो हम हर राज्य में एक कॉल सेंटर खोल के एफआईआर नहीं लिखवा सकते? क्या लिखवा सकते? नहीं लिखवा सकते? लिखवा सकते। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारतनाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब